देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं सेल के बारे में। हम लोगों ने सेल का इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लिया था, किसने खोज किया था वो सारे पढ़ लिए थे। आज से हम लोग पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर, बनावट। ठीक है, एक बार रिमाइंड कर लीजिए। आई होप कि सभी को याद है, फिर भी ये पूछेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन से भी महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण से। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज किए थे। कब किए थे खोज? 1665 ईस्वी में। उसके बाद आई जीवित कोशिका की बारी, तो जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे? ठीक है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने कब किए थे वो? 1674 ईस्वी में। इसके बाद कोशिका का सिद्धांत दिया गया, तो कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडेन और श्वान के द्वारा। कब दिया गया? ठीक है, 1838 से 1839 का बीच में। फिर उसके बाद क्रम आता है कि कोशिका जो बना हुआ है, नॉट ओनली फॉर द, हम लोग स्टडी करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। मगर केवल कोशिका नहीं, उसके अंदर में जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनल्स कहते हैं। जैसे आपका फिगर चाहिए, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे चीज का स्टडी जो होता है ऑर्गेनल्स, तो वो सारे ऑर्गेनल्स का स्टडी जो करते हैं वो साइटोलॉजी के अंतर्गत में ही आता है। तो इसीलिए जो बोला गया, सेल के स्ट्रक्चर को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है, जिसे पहला भाग नाम आता है कोशिका झिल्ली, जिसको कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो देखो ये सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। मतलब ये कवर, उसका कोटिंग बाहर का, जिसके अंदर में सभी ऑर्गेनल्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल। जैसे हम लोग एज फॉर एग्जांपल का तौर पर, जैसे हम लोग ड्रेस पहने, हम लोग का सारा शरीर ढका हुआ है कपड़ों से, दैट इज उसी प्रकार ये सारे ऑर्गन्स को कवर ढक के रखते हैं, इधर उधर नहीं बाहर निकल सके, दैट इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है क्या? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम आता है कोशिका द्रव्य, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? तो देखो, द्रव्य से ही नाम पता चलता है कि सेल के अंदर में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, तो उसीलिए इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर में सारे ये सब ऑर्गन्स रहते हैं बिखरे हुए। और अंतिम में आता है हम लोग न्यूक्लियस। किस, क्या नाम आता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का ब्रेन कहा जाता है। मतलब कैसे ऑपरेट होगा वो ब्रेन डिसाइड करेगा, सारा काम फंक्शन बांटेगा। जैसे एक स्कूल में क्या होता है? प्रिंसिपल होते हैं, कॉलेज में स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, सारे टीचर्स का मॉनिटरिंग करते हैं, बच्चा लोग अपना काम करेगा। सेम उसी प्रकार सेल्स में जो होते हैं, न्यूक्लियस जो होता है वो मॉनिटरिंग करता है सारा। अगर न्यूक्लियस खत्म तो पूरा खत्म सेल है। तो इसीलिए सेल को मुख्य रूप से, सेल स्ट्रक्चर को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। पहले भाग को हिंदी में बोलो क्या कहते हैं? झिल्ली। दूसरे भाग को द्रव, और तीसरे भाग को केंद्रक। इंग्लिश में बोलो, पहले भाग को सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा। तो अध्ययन के दृष्टिकोण से ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइंड रूप से कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? तो वही देखो नीचे लिखा हुआ है कि कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइंड रूप से आप कहिएगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रोटोप्लाज्म। तो देखो ये बाहर का एक आवरण हुआ, ये भीतर वाला को पूरा लिया गया, तो इसको कह दिया प्रोटोप्लाज्म। बट प्रोटोप्लाज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट्स को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म और दूसरे पार्ट्स को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियस। समझ में आ रही बात ना? देखो, तो उसी में हम लोग का पहला पार्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। कौन सा पार्ट आता है? देखो, सेल मेम्ब्रेन जनरली जो अभी हम बताया गया है, तो सेम वे जो होता है इसका बाहरी लेयर होता है। तो ये किस तरह का लेयर होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। तो बोला गया, देखो, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत ही पतली लेयर होती है, पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसीलिए उसे क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इंग्लिश नाम को ही लिखा गया है। ठीक है,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए या सेल मेम्ब्रेन, एक ही बात है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो बोला गया बहुत ही पतली एकदम थिन लेयर होता है, बहुत ही सॉफ्ट। आप तो खुली आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, उसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का दरकार पड़ेगा। ठीक है, जो बायोलॉजी का आप लोग क्लास किए होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे, तो माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो कैसे कराता है। सबसे पहला अपना जीवन में प्रैक्टिकल किए होंगे पान के पत्ते का डंठल काटने का, किए थे, और प्याज वाला किए थे, तो उसमें दिखा था सेलुल वाला। नहीं तो अगर होगा तो माइक्रोस्कोप तो सही में रहता है, कहीं जाओगे पान का जो डंठल होता है ना, उसका सेक्शन को काट के दिखाया जाता है, उसी में सेल दिखती है आपका, तो नहीं दिखती थी, हाँ देख लो उससे क्या है। तो इसीलिए बोला गया है सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो इसका क्या होता है, ये जो झिल्ली होती है ये जीवित होता है, लिविंग, मरा हुआ नहीं होता है, लिविंग एवं अर्ध पारगम जिसको बोला जाता है सेमी परमेबल होती है। क्योंकि इस झिल्ली का काम क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट को बाहर निकलना और इसको प्रवेश करना, तभी इसी के माध्यम से ये सेल के अंदर में जो मिनरल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट प्रवेश करेंगे और बाहर निकलेंगे। तो ये क्या होता है, गार्ड का रूप में काम करता है, किसका, सेल का। जैसे मान लो अपने घर फ्लैट में रहा या अपने रूम में दरवाजे पर वॉचमैन चौकीदार को बैठा के रखते हैं, उसका काम क्या होता है कि आपके घर में कौन आ रहा कौन जा रहा उसका इंफॉर्मेशन रखना। तो सेम उसी प्रकार से ये जो सेल का जो होता है गार्ड, चौकीदार का काम जो करता है, वॉचमैन का काम करता है, वो कौन करता है, सेल मेंबर। किस एलिमेंट को अंदर जाना है, किसको बाहर आना है, यही मॉनिटरिंग करेगा वहां पर। तो अगर सेल मेंबर नहीं होगा तो समझ रहे ये पूरा बहने लगेगा, गाल की बाड़ी इधर उड़ के भाग गया, माइटोकांड्रिया उधर पकड़ के लाओ माइटोकांड्रिया, तो लिंक कैसे रहेगा। तो ठीक है, तो इसको एक संकुचन करके रखता, मतलब एक कंट्रोल में, एक रूम में पैक करके रखता है। बोले तुम लोग को कहीं नहीं जाना है, जो दरकार है हमसे मांगो, उधर से आएगा गेट से जो एंट्री लेगा। जैसे गेट पर अगर जाइएगा तो गेट वॉचमैन रोक लेता है, क्या काम है जी, नाम बताइए, पलना बताइए, ठिकाना, अच्छा ठीक, तब वो रिपोर्ट करता है भीतर में, आपका रिपोर्ट करे कि हाँ ये आपसे आदमी मिलना चाहता है, मिलने दिया जाए, अभी टाइम नहीं मिलेंगे, तो बोलता नहीं मिलते, खड़े रहते हैं, होते हैं ना, देखने को मिलेगा प्रिंसिपल ऑफिस का बगल में, घुस जाते हैं धंधे ले, वहां बैठा रहेगा, धारणा दे, क्या काम है, टेस्टिंग करवाना है, अभी नहीं है बाद में आओ। तो क्या होता था, जब प्रिंसिपल परमिशन देते तब आता है, तो यही वो काम करता है। कोई भी एलिमेंट अगर घुसना चाहे तो परमिशन लेना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये परमिशन देगा तभी उसके अंदर में घुस पाएगा, अन्यथा नहीं घुस पाएगा। कौन सा सही में आ रही है, तो देखो, तो बोला गया है, देखो इसी झिल्ली के द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं, सभी मतलब जो आवश्यक चीज है सेल के लिए, जितने भी ऑर्गन के लिए वही एंट्री करेंगे, जो आवश्यकता नहीं है, या धूल कण, पूरा बॉडी तो हम लोग का बॉडी के ऊपर में आता है। देखते हो जब तबीयत खराब हो जाता है, बुखार लग जाता है, कैसे लगता है, जब जबरदस्ती घुस जाता है, इसका भीतर में वायरस बैक्टीरिया तो डैमेज करता है ऑर्गन को, कोशिका को डैमेज करता है, तब इसका प्रोटेक्शन क्या करते हैं, रिपेयरिंग प्रोडक्ट लगाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं। एंटीबायोटिक क्यों खाते हैं, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर में घुस गया है उसी को नष्ट करेगा। तो वायरस और बैक्टीरिया कहां करेगा, उस सेल ऑर्गन को प्रभावित करता है, तो उसी सेल को ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक खाते हैं। देखो डॉक्टर जब दवा देगा तो साथ में एंटीबायोटिक देता है ना, क्यों देता है, इसलिए देता है कि आप जल्दी ठीक हो जाए। दवा तो होगा कि ऊपर से खत्म करेगा, लेकिन इसका भीतर का रिपेयर कौन करेगा, जो इसका जो ऑर्गन टूट टाट गया उसका मरम्मत कौन करेगा, तो वो उसको लेयर को बनाता है। गाल्गी बॉडी डैमेज होता है, लाइसिस ऑफ माइटोकांड्रिया तो ठीक होता है। जैसे बोलते सब बुखार लग गया, बहुत सुस्त लग रहा है, बोलते हैं ना, कहा है बुखार लगेगा सुस्त का, डॉक्टर को जैसे बोलेगा 2-3 बोतल चढ़ा दिया, पानी चढ़ाएगा, कहा है, तो उसको क्या होता है, बॉडी का सेल का जो होता है माइटोकांड्रिया, बताएंगे अभी, जो उसका बॉडी जनरेट एटीपी नहीं कन्वर्ट करेगा, और माइटोकांड्रिया अगर मरा रहेगा तो कहां से एनर्जी देगा, एनर्जी बनाने वाला फैक्ट्री बंद है, मशीनें बंद है, तो शरीर में कहां से आएगा, तो उसको पूरा ग्लूकोज पिला के ठीक ठाक करता है। बोले तुम तंदुरुस्त हो तबे हम फिर एनर्जी बॉडी का रिलीज होगा। आप दौड़ते हुए थक जाते हैं, ग्लूकोज क्यों लेते हैं, कि जितना आपका बॉडी को चाहिए एनर्जी नहीं मिल पाता है, तब एटीपी को पूरा एकदम मोबिल पेट्रोल डाल पूरा रिचार्ज मारते हैं, जल्दी जल्दी एटीपी बनाओ कि बॉडी रिचार्ज हो। सही हमारी बात। तो इसीलिए ये सभी परमिशन देगा शरीर में अंदर जाने का, यही मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है बाहर से, कि कौन सा प्रोडक्ट आपके सेल के अंदर में जाना चाहिए और कौन नहीं जाना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा आपका, अरे बोलो कौन डिसाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन, या दूसरी भाषा में से क्या कहेंगे हम लोग, कौन से सही माई बात,
तो ये सबसे बड़ा बैरियर होता है, माने बॉडी गार्ड, सुरक्षा कवच, जितने भी नीचे भीतर के ऑर्गन होगा, ना तो जो आता ऑर्गन वो डैमेज हो जाता, तो हमेशा आदमी बीमार पड़ते रहता, ठीक ही नहीं होगा। तो इसीलिए समझ लो डिफॉल्ट कहां कहां होगा। इसके बाद बोला गया, देखो इसके लिए इसे दूसरी भाषा में कहा जाता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। माने ये चयनात्मक मतलब डिसीजन लेता है किसको आपका जाना है भीतर और किसको नहीं जाना है। कौन से सही मारी है? तो आपको सेल मेम्ब्रेन को दूसरी भाषा में क्या कहा जाएगा? आपका सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाएगा? हिंदी में बोला जाता है, पढ़ो, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। एकदम पूरा लंबा चौड़ा एटम बम का तरह नंबर नाम सुनेंगे, ठीक है। सिलेक्टिव मतलब सिलेक्शन करेगा, परमेबल मेम्ब्रेन जिसको सिलेक्ट करेगा उसी को आने दिया जाएगा। कौन से समझ में आई बात? तो आपका इसका तीन नाम, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या हुआ? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। कौन सा सही में आ गया? क्या है सेल मेम्ब्रेन? समझ में आई बात? आगे इसके स्टोरी समझो। इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ऐसे नहीं होता है, ये 3D स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। अभी आप खाली देखें सर ऐसे लेयर है तो जाने के लिए इतना बड़ा ये बॉडी गार्ड है, लेयर लगा हुआ है कि सिंगल नहीं लेयर है इसके अंदर में, ये भी बना होता है 3 लेयर का। देखो इसको जब सेक्शनली ऐसे काटोगे तो देखो ये 3 लेयर, समझ में आ रही बात ना? खड़ा करोगे तो 3 लेयर, ऊपर का लेयर दोनों प्रोटीन का बना होता है और बीच वाला लेयर लिपिड का रहता है बना हुआ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा बात? अभी आपने बोला कि सर सेल ऑर्गन एक सेल मेम्ब्रेन का भीतर में रहता है, इन लाइन ले ले, तो जब इसको काटोगे तो ये लेयर इस तरह का दिखेगा। जब स्ट्रक्चरली देखोगे माइक्रोस्कोप 3D स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं हमें, ठीक। ये है 2D स्ट्रक्चर, देखो ठीक। तो बोला गया देखो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब देखोगे माइक्रोस्कोप से तो ये डबल लेयर का बना रहता है, दोहरी झिल्ली, मतलब 2 मेम्ब्रेन्स होता है, रूम में दिखाई देगा जिसके बीच में अनेक छोटे छोटे छिद्र रहते हैं। देखो दिख रहा है, दिख रहा ना बिंदी बिंदी? तो छिद्र होते हैं और जिसे कोशिका पिंड जिसको बोला जाता है लिपिड कहा जाता है। और ये कोशिका झिल्ली जो बना रहेगा वो किसका बना रहेगा? याद रखिएगा लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। और इसमें 2 लेयर जो पाया जाएगा प्रोटीन का और बीच का एक लेयर रहता है लिपिड का। तो देखो ऊपर वाला पोर्शन जो रहता है ये सारा प्रोटीन का बना होता है और बीच वाला लेयर जो बना रहता है वो लिपिड का बना हुआ रहता है। कौन से सही मारी बात? तो जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है किस चीज का बना रहता है? प्रोटीन और लिपिड। तो प्रोटीन का कितना लेयर रहता है? 2, और लिपिड का, प्रोटीन और लिपिड समझ में आता है ना? नहीं समझिए, मेकअप ऊपर सामान होता है प्रोटीन और लिपिड। हाँ तो मार्केट में जितना मिलता है सब तो आर्टिफिशियल ही होता है। तो देख लो ये भी अपना बॉडी का ऊपर लेपर पूरा लेयर लगा के रखता है। तो समझ में आया क्यों? आप जिसको आवश्यकता रहता है उसी को जाने देगा ये, इसको एकदम पूरा फिल्टर होके पहुंचना पड़ेगा वहां पर, तभी हम लोग का बॉडी सुरक्षित रहता है, धूप से, गर्मी से, बरसात से वो फिट एंड फाइन रहता है। समझ में आई बात? तो चलो सेल मेम्ब्रेन कितना लेयर का बना रहेगा? 3। कौन कौन सा? प्रोटीन का कितना लेयर और लिपिड का? स्ट्रक्चर यहां देख लिए। आगे आइए, फिर इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन का काम क्या? कुछ तो काम है जो अभी बोले। सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक कोशिका को निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही साथ कोशिका को मैकेनिकल सहारा माने मैकेनिकल सपोर्ट, कौन सा काम कैसे करना है, किस प्रकार ऑर्गेनाइज करना है वो बताता है। और विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने और अंदर जाने को नियंत्रित करता है। जो शुरू में बताएं कि ये मॉनिटरिंग करता है किस मॉलिक्यूल्स को आपके सेल के भीतर जाना है और किसको बाहर रखना है, वो डिसीजन कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन करेगा। और दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल समझते हैं ना? मैकेनिक्स क्या काम करता है? बोलते हैं मैकेनिक है। मैकेनिक मतलब क्या? रिपेयरिंग काम करना। तो जो भी टूटा फूटा रहेगा, सपोज करो कि गाल्गी बॉडी बहुत तबियत खराब है उसका, तो उसके लिए जो आपको मॉलिक्यूल चाहिए वो किसको परमिशन देगा? सेल मेम्ब्रेन देगा ना, जाओ इलाज करके आओ। सपोज करो आपका घर में है, वॉचमैन लगा हुआ है, घर का आदमी का तबियत खराब है, तो डॉक्टर आएगा तभी ना इलाज करेगा आपका। तो बोलेगा कि डॉक्टर हमको मिलना है, बोले काहे मिलेगा? वो रोकेगा वहां पर, बोले नहीं घर के सदस्य का तबियत खराब है इसलिए अंदर आने दीजिए। तब अगर बोलेगा कोई आ जाएगा पुलिस वाला बीमार आदमी को देखने, जाने दीजिएगा वहां, इसका कौन काम है?
इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो इसीलिए जिसकी आवश्यकता है डिसीजंस वो करता है। कौन सी समझ में आई बात? देखो अब ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्रोटेक्शन के आकार मैकेनिकल सपोर्ट के अलावे कुछ ऑर्गन में ये अलग ऑर्गेनल्स का भी निर्माण करते हैं। जैसे जंतु कोशिका में सीलिया होता है, देखो इस तरह का। तो ये जो होता पैरासिटिक में पाया जाएगा, मुख्य रूप से सीलिया का निर्माण करने में ये करेगा, फ्लेजला का निर्माण में मदद करता है और माइक्रोवेली का निर्माण में मदद करता है। कौन आपका करेगा? ये कौन? सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सभी पार्ट का निर्माण में मदद करता है, क्योंकि ये शरीर के बाहर निकलना है इसको, तो शरीर का बाहर आएगा तो बाहरी स्ट्रक्चर पर ही ना बनेगा वो। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों का निर्माण में भाग लेता है? पहला बोलिए सीलिया, दूसरा फ्लेजला और तीसरा माइक्रोविलाई। ये भिलाई हिंदी में लिखा हो लेकिन माइक्रोवेली पढ़िएगा इंग्लिश में, ठीक है। माइक्रोवेली के निर्माण में भाग लेता है। कौन भाग लेता है? सेल मेम्ब्रेन। कौन भाग लेता है? सेल मेम्ब्रेन नहीं लिखा रहा तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे तो फिर? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि ये आपका बैक्टीरिया आपका आगे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहां जान लीजिए। आगे देखो, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो अभी पढ़े, हमने पढ़ा एक लेयर होता है किसके? बाहरी लेयर को, कोशिका का। कोशिका के बाहरी आवरण या बाहरी लेयर को हम लोगों ने कहा सेल मेम्ब्रेन, या बोले सर इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीएम या पीएम? सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो देखो अब जो कोशिका वाल जो होती है ये जनरली प्लांट में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाएगा, प्लांट में भी मिलेगा और एनिमल में मिलेगा। लेकिन एनिमल जो होता है वो तो मूवमेंट अपना सुरक्षा कर सकता है, लेकिन प्लांट क्या रहता है? प्लांट का डिफरेंस क्या है? जो एक जगह स्थायी रहता है, वो एक ही जगह पर ना हिलेगा डोलेगा, कि यहां जाएगा आम का पेड़ यहां खसक गया, रात को तो दिखा वहां उड़ के चला गया, ऐसा होता है? नहीं, तो वो तो मूवमेंट कर नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या कहता है, उसे ज्यादा प्रोटेक्शन का दरकार पड़ता है। तो ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो उसको क्या चाहिए? लेयर और चाहिए। जैसे सपोज दैट अभी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने से पहले क्या होता है, इसका पूरा नींव मान लीजिए बना रहे, तो बोलेंगे नहीं मेरा कलर उलर बिल्डिंग का नहीं जाना, तो पूरा ढक दो तिरपाल से। तिरपाल से ना ढकिएगा प्रोटेक्शन के लिए, तो कौन चीज से ढकिएगा बिल्डिंग को? अरे बोलो इतना बड़ा तिरपाल लगेगा, पेंट हो तो उसका ऊपर क्या हो गया? ये जो कलर का बाहर में कोट है तो उसको डबल कोट मार देते हैं। ट्रिपल को कोट मतलब कवरे ना होता है कि तिरपाल ला के ढकेगा। यार थोड़ा ब्रेन उन्हें लगा, इतना बड़ा कहां से ढकेगा तिरपाल से? सबे से इतना बड़ा तिरपाल लाएंगे नहीं। तो इसीलिए देखोगे जब बाहर में पैसा से कमाएंगे तो घर तो बने भी कीजिएगा, तो जब कोटिंग कीजिएगा तो बोलेगा बाहर वाला डोगेटर की सिंगल कोट नहीं चलेगा, क्या होगा? एक्सटीरियर पेंट लाइए। एक्सटीरियर मतलब समझते हैं ना, बाहर का अलग कलर। तो कंपनी बाहर वाला का लेयर ज्यादा बनाता है जो रंग जल्दी उड़ेगा नहीं, लेकिन अगर भीतर वाला कलर मार दीजिए बाहर, उड़ जाएगा तुरंत। कि भीतर वाला को क्या होता है? प्रोटेक्शन मिलता है, और बाहर वाला को प्रोटेक्शन मिलता है नहीं, तो इसीलिए डबल लेयर ट्रिपल लेयर मारता है वहां पर। तो उसी प्रकार ये तो सेल जो रहता है ये तो स्थायी रूप से रहेगा, तो इसीलिए प्लांट को ज्यादा प्रोटेक्शन का दरकार चाहिए, तो इसीलिए उसके ऊपर एक लेयर के अलावा एक और लेयर लगा देता है बाहर से। तो उसी को कहा जाता है सेल वॉल, और हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? ठीक है। और ये जो देखो पादप कोशिका पूछा जाएगा कि किसमें? एनिमल में नहीं बोल दीजिएगा, आपका ऊपर में नहीं है, प्लांट में। जिसको आपको देखने को होगा, देखोगे क्या होता है गाछ के ऊपर में जो देखे ना कि उसका छिलका, क्या बोलते हैं बाहर वाला को? कार को जो बोले क्या बोलते हैं देहाती भाषा में, क्या बोलेगा उसको? छाल। हाँ छाल। तो कैसे छाल उड़ता है? तो छाल उड़ जाएगा तब तो गाल्गी बॉडी बाहर, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर हो जाना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि वो हटने के बाद भी, क्योंकि वो मृत हो जाती है, मर जाती है, तभी वो शरीर से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो फिर उसका प्रोटेक्शन के लिए तुरंत एक रेडी रहता है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो प्रोटेक्शन दे रहा हो, निकलने देगा नहीं, बोला सेल वाल तुम काम करते रहो, हम यहाँ बॉडीगार्ड में खड़ा है पहले से। कौन से समझ में आई बात? तो इसीलिए प्लांट में पाया जाएगा सेल वाल, एनिमल में पाया जाएगा नहीं। तो आप लोग भी बार बार बोलेंगे शरीर से हम रंग बदल दे रहे हैं, नहीं, उसमें नहीं होता है। तो इसीलिए बोला गया है, देखो पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटी और कड़े आवरण द्वारा
झिरी होती है और इसी आवरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति, और इंग्लिश में कहा जाएगा सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल को हिंदी में क्या कहेंगे, और कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल जो बना होता है सेलुलोज का बना होता है, किसका बना रहता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल वॉल का निर्माण किससे होता है, तो किससे होगा, सेलुलोज से बनी होती है। और सेलुलोज एक प्रकार का जलीय पदार्थ है। जलीय मतलब समझते हैं ना, जटिल, जटिल मतलब हार्ड, जटिल पदार्थ है जो पादपों को संरचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए, आकार प्रदान करेगा। और इसी कारण कोशिका भित्ति बड़ा कड़ी और क्या होता है, निर्जीव, मरा होता है। इसीलिए देखोगे मोटे मोटे पेड़ में हर बार बार उसका क्या होता है, छाल निकलते रहता है, फिर नया बनते रहता है, निकलते रहता है, बनते, मतलब उसको हटाने से कोशिका के माने पेड़ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो निर्जीव रहती है, मतलब नॉन लिविंग रहता है। कौन से सही बात, तो सेल वॉल लिविंग की नॉन लिविंग, सजीव की निर्जीव, निर्जीव। कोशिका भित्ति किससे मिलेगा, जंतु में कि पादप में, पादप में। कोशिका भित्ति किससे बना रहता है, सेलुलोज से। किससे बना रहता है, सेलुलोज से बना रहता है। ठीक, और इसका सबसे बड़ा फंक्शन है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सूखने नहीं देता है। देखो कोशिका को सूखने से रोकता है, क्योंकि बाहरी प्रोटेक्शन रहता है। हम लोग को धूप लगा था, भाग गए, पानी पड़ा था, तुरते रूम में घुस गए। अब पेड़ लोग कहाँ घुसेगा, पेड़ बोलेगा अरे पानी पड़ रहा है, जल्दी हमको भीतर घुसाओ, है ना, घुसाएगा, पूरा पकड़ के टेढ़ा होगा डंडा उल्टा करके घुसा देते, नहीं घुसाते हैं, करते हैं पूरा। लाइए तो 1000 रुपया में एगो फूल खरीद के गमला वाला घर में ऑर्डर देके जाइएगा। ब्लैक रोज देखे, ब्लैक रोज, काला गुलाब नहीं देखे है, अरे नर्सरी मिलता, बहुत महंगा होता है, उसका एक डंटा जो निकलेगा ना, एक ही को फूलेगा वो ब्लैक रोज, तो शौक से आ रहेगा। ये रोज खरीदिएगा, कौन सा रोज, मतलब गुलाबी वाला जो रोज खरीदिएगा वो 10-20 से मैंने 30-40 में जाएगा। जरा ब्लैक रोज पूछने जाइएगा तो बोलेगा 400-500, घरे ऑर्डर देकर के आइएगा, कोई तोड़ेगा नहीं, इसको पत्ता नहीं छूना है, पानी पड़े तो तुरते भीतर करना, क्योंकि तो तुरंत बढ़ेगा, झड़ जाएगा, क्योंकि वो गार्डन की शोभा के लिए। क्योंकि हर कलर तो रोज देखते हैं, व्हाइट रोज का कोई वैल्यू ही नहीं देता है, व्हाइट रोज का देता है, वो पड़ा रहेगा, जिधर फेंक देगा उधर। तो वो जो ब्लैक रोज होता है वो बहुत कॉस्टली आता है, इसीलिए उसको प्रोटेक्शन का दरकार होता है। तो सेम वे कि प्लांट टू प्लांट तो अपना प्रोटेक्शन तो ले नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए क्या होता है, वो खड़ा रहेगा। तो इसीलिए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रभावित ना हो किसी भी इन्वायरमेंट से, तो इसीलिए नेचर ने, प्रकृति ने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सुरक्षा के लिए बाहर में एक लेयर बना दिया है, और उसी लेयर का नाम है क्या, सेल वॉल। क्या नाम है, सेल वॉल एनिमल में नहीं, हमेशा याद रखिएगा, किसे पाया जाएगा, प्लांट में। सेल वॉल किससे बना रहता है, सेलुलोज से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना रहता है, क्या बोल गया, प्रोटीन और लिपिड का। उसका कितना लेयर होता है, 3। प्रोटीन का कितना लेयर, और लिपिड का कौन सा सही में आ गया, आगे आइए। सेल मेम्ब्रेन के बाद अगला जो लेयर आता है आपका कोशिका द्रव्य। ये बाहरी 2 लेयर खत्म, अब इसके भीतर में बहुत सारे जो द्रव्य रहते हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब राइबोसोम पाया जाता है। तो देखो कोशिका द्रव्य जिसको कहा जाता है दूसरी भाषा में प्रोटोप्लाज्म, अभी बोले थे ना, प्रोटोप्लाज्म इज द कंबाइन है किसका किसका, एक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का, दोनों को कंबाइन रूप से हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो वही बोला गया है कि जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच स्थित होता है। कोशिका भित्ति मतलब सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन, और बीच में आपका न्यूक्लियस। ये आपका सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, और इसी का बीच में जो लिक्विड होता है उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, कौन सा सही माई बात, क्योंकि इसी का इर्द गिर्द में सारा ऑर्गेनल्स रहता है न्यूक्लियस का। तो वही बोला गया है कि जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति मतलब सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक के बीच स्थित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। और इसमें अनेक अकार्बनिक मतलब खनिज लवण आपका जो होता है, और जल, वाटर, क्योंकि ये तो दरकार पड़ेगा ना, गोल्गी बॉडी को दरकार पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को दरकार पड़ेगा, रिलीज कैसे करेगा,
और इसके अलावा बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। बोलते हैं ना सर प्रोटीन का बहुत दरकार है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन नहीं लेते हैं आप लोग, दौड़ेंगे तो प्रोटीन, अभी का रिवाइटल पियो प्रोटीन मिलेगा तुरंत, टैबलेट खा के दौड़ने लगेगा 10 किलोमीटर नहीं, इसीलिए मिल्क दूध पीते हैं आप लोग। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नहीं आते हैं, चावल का दरकार है, चावल मत खाओ सुस्ती आ जाएगा पूरा, बोले दिमागे काम नहीं कर रहा कुछ दिन भर। और वसा मतलब फैट, जितना भी होता है फैटी प्रोडक्ट, जितना भी ऑयली प्रोडक्ट, तो जितना ऑयल पूरा एकदम डेली एकदम छान छान के खाते रहो, बड़ा मतलब पकवान उकवान आ रहा है टाइम, तो वो फैट का पूर्ति करता है। तो ये सभी कहां जाएगा, आपका बॉडी के अंदर में जाएगा, तो यही सब स्टोर करके यहां रखता है कि जिसको दरकार पड़ेगा जिस ऑर्गन को वहां से लो। और कौन स्टोर परमिशन देता है, आपका सेल मेम्ब्रेन। कौन परमिशन देगा, वही ना देगा कि अगर इसको नहीं मिलेगा तो आप रहिएगा खड़ा, बहुत सारे सेल से बॉडी बनेगा। तो अगर सोचो इसकी कितनी बड़ी, तो इसीलिए बोला गया है कि वो जो लिक्विड रहता है वो कार्बनिक और कौन सा पदार्थ रहेगा, और कार्बनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री में पढ़े हैं ना। हाँ तो याद रखिए, याद कीजिए वो दिन जब पढ़े थे हम लोगों ने। उसके बाद बोला गया है इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती है जो अलग अलग काम, जो अनेक रहते हैं सेल ऑर्गेनल्स जो आपको बताए, यहाँ गाल्गी बॉडी मिल गया, माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला, राइबोसोम मिला, लाइसोसोम मिला, इसी के बीच में सभी लोग रहता है आराम से, पूरा खाना अवेलेबल, जब दरकार पड़े तब लोग खाओ और काम करो। सही माई बात। तो अगर ये ऑर्गेनल रहेगा तो सब तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, मतलब ये तैरते रहते लिक्विड में, तो सब एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाएंगे, लिक्विड रहेंगे नहीं तो इसीलिए ये लिक्विड जरूरी है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, जो कहां किसे कहा जाता है आपको, साइटोप्लाज्म। समझ में आया बात, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में समझ में आई बात। साइटोप्लाज्म में क्या होता है समझ में आया, कहीं दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब आया ऑर्गन्स का स्टार्टिंग। तो आप लोगों ने पहला लेयर पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक। फिर उसके बाद आपका ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद बाहर लेयर होता है सेल वॉल पढ़ लिए। फिर आपका बीच में न्यूक्लियस के बारे में, इसके बारे में आपका प्रोटोप्लाज्म आपने पढ़ लिया, क्या जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अब इसके भीतर में जो जो ऑर्गन रहते हैं उस ऑर्गन के बारे में जानना कि कौन ऑर्गन क्या परफॉर्म करेगा। तो उस ऑर्गन में पहला नाम आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। क्या नाम आता है, तो इंग्लिशों में वही लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। अब का इसका हिंदी मीनिंग होता है हमसे नहीं पूछिएगा, क्या हम नहीं पढ़े हैं। तो देखो हमारे शरीर में एक छोटा सा सेल, और उस छोटे से सेल में इतना बड़ा ही काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम बोले, ये जो आपको दिखा रहे 3D स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आप 2D में। तो देखो क्या बोला गया, तो इसको भी तो कोई खोजा होगा, तो इसीलिए शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शरीर को एनर्जी जो आपको देगा यही डिसाइड करेगा। कोई बोलेंगे बहुत फुर्तीला है, बहुत देखो उसका एकदम भोरे भोरे नींद खुल जाएगा, एकदम फील्ड में दौड़ेगा पूरा, तब समझ लीजिए इसका माइटोकॉन्ड्रिया पूरा एक्टिव है। और जिसका एक्टिव नहीं, धुरमुराल रहेगा, वो घिर जाएगा, तो समझ लेना अगर माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव नहीं है, उसको एक्टिव करने के लिए चाहिए कौन सा, बॉर्नवीटा पी करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए किसका एक्टिव और किसका देख लीजिए। और जिसका नींद नहीं खुल रहा 12 बजे तक, वो समझ लो सुतल अगर माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना सब चीज के लिए। एक उठेगा, मम्मी उठाएगा सुबह, बरस देख रहा, बरस के झाड़ुए पकड़ लिया, क्योंकि सुबह उठ के तो झाड़ुए पकड़ना है, और बरस कहाँ पकड़ेगा। और लड़का लोग लॉज में उठेगा तो उठ सुट के क्या किताब किधर, टमरे किधर है, उसको कुछ दिखे नहीं, मोबाइल अभी तो ट्रेन, कुछ नहीं दिखे। आंख खोलने से पहले उसका हाथ से सेंसिटिव ऑर्गन, हाथ मोबाइल पहले टच होना चाहिए, और मोबाइल टच होगा। 8 बजे से ट्यूशन है, अभी तो 6 बज रहा, बंद करो अलार्म, बंद करो, फिर सुतो 1 घंटा, फिर उसके बाद 8 बजे का पौने तब उठना है। और संडे रहा तो अलार्म बजते बजते थक जाए कुछ नहीं, तो इसीलिए अपना शरीर का माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट रखना है। अगर ये एक्टिवेट नहीं रहा तो आप एक्टिवेट नहीं रहते हैं, ठीक है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया को जो खोज करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था ऑल्टमैन। क्या नाम था, याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, फिर से बोलो, जोर से बोलो, ऑल्टमैन, ठीक है। ये कोशिका में श्वसन स्थल होता है, श्वसन मतलब रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन समझते हैं ना,
सांस छोड़ते हैं, खींचते हैं, ये जो ऑर्गन काम करता है वही काम करता है, उसी का परमिशन से कितना सांस लेना है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो जल्दी जल्दी बॉडी रिलीज होगा। जब देखो अभी नॉर्मल चलेंगे तो कम एनर्जी चाहिए, लेकिन दौड़िएगा तो सांस का ब्रीदिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैसेज देता है बॉडी को, किसको मेरे को जल्दी एयर ऑक्सीजन चाहिए, तभी हम एटीपी को रिलीज करेंगे, तो जल्दी जल्दी सांस खींचते हैं एकदम। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैसेज भेजता है, फिर वो आप लेते हैं। तो बोला गया यह कोशिका श्वसन स्थल होता है, रिस्पिरेटरी प्लेस होता है। जो ऑक्सीडेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीडेशन क्रिया होती है, जो ऑक्सीडेशन आगे पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज को जब वो तोड़ेगा तो, जिसकी वजह से आपके बॉडी में क्या होगा, एनर्जी जनरेट होता है। तो वो क्रिया का नाम है कौन सा क्रिया, ऑक्सीडेशन। और अगर प्रोसेस बोल देगा कि किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो उस प्रोसेस का नाम है क्रेब्स साइकिल। इस क्रिया के द्वारा आपका बॉडी में रिलीज होता है एनर्जी, और ये सभी फंक्शन कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सोचो अगर माइटोकॉन्ड्रिया जिसका सही नहीं है उसका क्या हाल है, समझ में आए ना, कि उन्हें लल्ली में लुढ़कल रहेगा, घोलटा रहेगा उन्हें, क्योंकि वो डीएक्टिवेट करता, जितने भी जो मदिरा पान करते हैं ये सब ऑर्गन को नष्ट करता है ना, धीरे धीरे वो नष्ट करते करते अब उसका शरीर में एनर्जी नहीं बन रहा है, तो क्या करेगा काम। इसीलिए डॉक्टर देखिएगा कुछ भी होगा पहले बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक करो, क्योंकि वही एनर्जी देने वाला। बाहर से आपको दे रहे ग्लूकोज, लेकिन वो ग्लूकोज जाना किसका पास चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, टैबलेट नहीं होता है, कमजोर पड़ता है आदमी तो तुरंत पूरे सलाइन वाटर चढ़ाएगा, डॉक्टर चढ़ाता है ना, और सलाइन वाटर में कुछ नहीं रहता, ग्लूकोज रहता है, बस ग्लूकोज देके छोड़ देगा थोड़ा देर, बोलेगा अब इसका शरीर मतलब और दवा हुआ जाने का दरकार है, क्योंकि मान लो दवा देगा तो उसको तो एक्टिवेट करना है, तो उसको चाहिए। मान लीजिए आपका घर में सब चावल ला दिए, दाल डाल दिए, सब सामान है, गैस वे नहीं है, खाना कैसे बनेगा, बनेगा तो बगल वाला रूम से अभी चलाने दो, अभी ट्यूशन पढ़ के आएंगे तब हम गैस भराएंगे तब जाएंगे। तो वही ईंधन, समझ में आ रहा है, ईंधन, तो ये शरीर का ईंधन बनाता है। तो मान लो दवा पूरा खाइए रहे, माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं है, तो कहां से दवा सूट करेगा, करेगा नहीं सूट करेगा। तब डॉक्टर का समझ आता है इसका पानी से काम नहीं चलेगा, तब फिर उसमें एक और सुइया लगाता है, और आता है एंटीबायोटिक का सुइया लगाता है कि डालो इसमें, अब उसको पूरा जाएगा तब माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करेगा, तब फिर धीरे धीरे दवा काम के एक्टिवेट होता है, फिर चलने उलने लगेगा। हाँ अभी कमजोरी है शरीर में, एक सप्ताह बाद जाएंगे तब ठीक होंगे। तो जूस उस पूरा पीते हैं दम भर, फिर जूस उस पीने के बाद फिर ठीक हो जाते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ बोलो, दिक्कत है कुछ क्या, तो फिर वो डैमेज हो जाता है। डैमेज क्या करते हैं, ऑयल, इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा ऑयली प्रोडक्ट नहीं, सुबह उठ के दौड़िए, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जितना रिचार्ज रखिएगा आप रिचार्ज रहिएगा, सही बात। इसीलिए देखो क्या बोलता है, जनरल बोला ना सुबह सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपका बॉडी तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक। तो वही बोला गया है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होगा वो किस साइकिल के द्वारा होगा, क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल के द्वारा, और वो जो एडीपी जो कन्वर्ट होगा एटीपी में, वो प्रक्रिया जो होता है उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया। तो बोला गया जिसमें काफी मात्रा में ऊर्जा होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस समझते हैं ना, हर जगह बोलते पावर स्टेशन का लाइनें उड़ गया है, घर में तो पूरा एसी लगा दिए, उड़ गया, तब आएगा लाइन नहीं, तो वहां स्टेशन ट्रांसफार्मर कोई काम नहीं करेगा, वो पावर स्टेशन ठीक होगा तब। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका का पावर हाउस के नाम से कौन जाना जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे शरीर में जो होता है ऑक्सीडेशन की क्रिया कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, ऑल्टमैन ने किया था। कब किया था, 1886 ईस्वी में ये ऑल्टमैन ने खोज किए थे। तो देखो इसका थोड़ा बड़ा फिगर दिखा दे रहे हैं, देखो तब ना समझ में आएगा बच्चा लोग को। देखो देख रहे हैं ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतर का लेयर होता है उसी भीतरी लेयर को कहेंगे क्रिस्टी। क्या कहा जाता है, भीतर में लेयर दिख रहा है, ठीक, इतना डिटेल नहीं जाना है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही फिर आगे राइबोसोम्स आपका मिलेगा, मौजूद रहेगा, ठीक। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहां पर दिया हुआ ये क्रिस्टी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी मेम्ब्रेन को क्रिस्टी याद रखिएगा। और इसमें जो प्रोसेस होता है वो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा एनर्जी आपका रिलीज होता है।
तो ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया का ये ऑर्गेनेल को काटिएगा तब इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। देख रहे माइटोकॉन्ड्रिया को पहचान लीजिएगा कि भूल जाइएगा, ठीक, नहीं भुलाइएगा, कम से कम इसको एक्टिवेट रखिएगा, तो कहीं भुला गया तो दिक्कतें हो जाएगा। आगे देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो बोले कंप्लीट करने दो, बोला गया है देखो यहां पर क्रेब्स साइकिल चलता है। जो क्रेब्स साइकिल क्यों? क्योंकि आपका बॉडी ग्लूकोज को वो तोड़ेगा, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो बोला गया जिसके फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज बनते हैं और उस हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण कोशिका का पावर हाउस, कभी कभी अगर एटीपी का नाम पूछा देगा तो याद रखिएगा इसका नाम है ए फॉर एड्रीनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फास्फेट, इसीलिए कहा जाता है एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीबी का मतलब होता है एड्रीनोसिन डाइफॉस्फेट, डी फॉर डाई और टी फॉर ट्राई और पी फॉर फास्फेट होता है, ठीक है, रिलीज करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी दीवार में जो पाया जाता है अभी बताएं आपको, क्रिस्टी कहा जाएगा। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा ये थर्ड नंबर लाइन की जो डीएनए, डीएनए समझते हैं ना, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए जो होता है आपका न्यूक्लियस पर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा ये कहां मिलेगा आपको? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। तो डीएनए का मुख्य निवास स्थान है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा दो जगह पर वो मिलेगा, एक जगह पर मिलेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया पर और दूसरे जिसको लवक जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट, कहां पर मिलेगा? तो डीएनए न्यूक्लियस के अलावा कहां कहां मिलेगा आपका? सेल का पावर हाउस किसको कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? ऑल्टमैन। कब किए थे? ऑक्सीडेशन क्रिया कहां पर होती है? ठीक है, क्रेब्स साइकिल की क्रिया कहां पर होती है? ठीक है, आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।